আমি প্রথমেই স্টেজে ডেকে নেব। I call upon the stage Comrade Atul Sati, who is here with us all the way from Joshimath. Please come. Please give him a warm welcome. To introduce Atul ji, he has been an activist for a long time. He's been a student activist and then general democratic rights activist. He's been associated with almost all movements ongoing in the Uttarakhand area. And right now he is a central part of the Joshimath Bachao Sangharsh Samiti. And he's come all the way from Joshimath. He's been here since yesterday. So today we are going to speak about what is happening in Joshimath, and we will realize that it is not only something that is happening in a particular place at a particular time, but the roots are quite deep. And we hope to listen to Atul ji for about 40-45 minutes or maybe around that, and then we will throw the floor open for questions. আপনারা যে কোনো ভাষায় প্রশ্ন করতে পারেন এবং আমরা একটা খোলামেলা কথাবার্তা তারপর বলবো। এর মধ্যে এটাও বলে রাখি যে এই পরিবেশ বিষয়টি নিয়ে আগে রাজনীতির মহলে বা সামাজিকভাবে আলোচনা খুবই কম পকেটসে হতো। আমরা বিগত কিছু বছর ধরে দেখছি যে পরিবেশ নিয়ে দিকে দিকে আন্দোলন গড়ে উঠেছে। যেরকম এই মুহূর্তে আমরা যদি পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরি, একদিকে যেরকম যশোর রোডের গাছ বাঁচানোর আন্দোলন চলছে, আরেকদিকে দেউচা চামিতে সেখানেও এই কয়লা খনি ওপেন মাইন কয়লা খনির বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। সেরকম ভাবে সুন্দরবনেও আন্দোলন চলছে ভারতে বাংলাদেশে মিলিয়ে। তো এই আন্দোলনগুলোর কোথাও একটা যোগসূত্র আস্তে আস্তে হয়তো লোকে দেখতে পাচ্ছে, যদিও এটা এখনো রাজনীতির বিষয় হয়ে ওঠেনি এবং পরিবেশ কিন্তু ভোটের এখনো কোনো ইস্যু নয়। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানুষের জীবন ভয়ঙ্করভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। জোশীমাঠের ঘটনা নিয়ে আমার বলার কিছু নেই, আপনারা সবাই জানেন। আমি শুরুতেই मैं पहले अतुल जी को ही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बात रखें, उसके बाद हम लोग एक आलोचना में जाएंगे। धन्यवाद कस्तूरी जी, और धन्यवाद द्वैपायन, धन्यवाद फिल्म कलेक्टिव वाले लोग जिन्होंने यहाँ मुझको बुलाया और ये अवसर दिया, ये मौका दिया कि मैं अपनी बात आप तक यहाँ बंगाल के, कलकत्ता के लोगों के बीच में अपनी बात रख सकूं। और उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पर जिस इलाके से मैं आया हूँ जोशीमठ से, तो जोशीमठ में जो हो रहा है उसके बारे में, और जोशीमठ की वजह से बाकी जो देश में हिमालय में हो रहा है उसके बारे में अपनी बात रख सकूं, उसका मौका देने के लिए, उसका अवसर देने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद आपका। असल में जोशीमठ के बारे में पिछले 4-5 महीनों में आप लोगों ने टीवी के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए कुछ सुना है, बहुत सारी जानकारी आप तक पहुँची है। लेकिन बहुत सारी जानकारी ऐसी है कि जो उसके बियॉन्ड है, उसके इतर है, उसके अलग है। और जोशीमठ एक फोकल पॉइंट बन गया, जैसा कि मीडिया में होता है कि किसी समय कोई चीज़ सेलिंग पॉइंट होती है, सेलिंग जो बिक रहा होता है, जिसको लोग देखना चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए ज़रूर जो है मीडिया की सुर्खियों में रहा है। लेकिन उसके इतर, उसके अलावा, उसके बियॉन्ड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसने जोशीमठ को पैदा किया, उसकी वजहें, उसके कारण, उसके रीज़न वो क्या रहे, तो उसके बारे में बातचीत करने के लिए, और फिर ये भी कि आगे फिर कोई जोशीमठ ना हो, यानी कि उसके अलावा जो है केवल जो कुछ वजहें जोशीमठ में हैं वो सिर्फ जोशीमठ में नहीं है, वो पूरे हिमालयी क्षेत्र में है। पूरे हिमालयी रीजन में इसी तरह की गतिविधियां हो रही। जोशीमठ फोकस में आ गया एक आंदोलन की वजह से, एक लड़ाई की वजह से, लेकिन बाकी जगह क्योंकि आंदोलन नहीं है, संघर्ष नहीं है, आंदोलन नहीं है, तो जो चीज़ें हैं वो बाकी हिमालयी क्षेत्रों में जो हो रहा है वो लोगों के फोकस से, लोगों के ध्यान से दूर है।
तो उसके बारे में भी हमारी चिंता हो, हमारे देश की चिंता हो, हमारे लोगों की चिंता हो। तो इसलिए भी मैं आपके बीच में हूँ कि हम लोग जोशीमठ के बहाने बाकी जो हमारे देश में पर्यावरण के सवाल हैं, हिमालयी क्षेत्रों में जो कुछ हो रहा है, हमारी धरती में जो कुछ हो रहा है, तो उसको बचाने का, उस पर्यावरण को, उस प्रकृति को, उस धरती को बचाने की जो लड़ाई है, जो अलग अलग जगहों पर लोग लड़ रहे हैं। बल्कि मैं अभी यहीं बाहर खड़ा था तो यहीं कुछ लोगों ने मुझे एक किताब दी है, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग जो है यहाँ जो हाईवे बन रहा है, हाईवे में के बीच में बहुत सारे पेड़ हैं, उन पेड़ों को बचाने की लड़ाई। यही बंगाल में, दार्जिलिंग में और इसके आसपास नदियों को बचाने की, उस नदी को सेव करने की लड़ाई। तो अलग अलग जगहों में लोग लड़ रहे हैं और यही लड़ाई जो है क्योंकि संयुक्त नहीं हो पा रही है, इकट्ठा नहीं हो पा रही है, तो बिखरी हुई लड़ाई, इसको कैसे इकट्ठा किया जाए, ये भी जो है जोशीमठ ने हमको ये सबक भी दिया है। तो मैं जहाँ से आया हूँ जोशीमठ से, वो इस देश का सबसे आखिरी किनारा है। भले ही हमारी सरकार ने, जो कि केंद्र की सरकार ने है, उसने जैसे वो जगहों के नाम बदलने से लेके स्थानों के नाम बदल देना, किसी चीज़ का नाम बदल देना, तो वैसे ही उन्होंने हमारे यहाँ भी किया है। हमारे यहाँ जो है एक गांव पड़ता है माणा, जहाँ मोदी जी कुछ समय पहले गए थे। तो पहले हम लोग उसको कहते थे अंतिम गांव, भारत का अंतिम गांव माणा। तो अब ये हुआ है कि वहाँ एक बोर्ड बदल दिया गया है, एक नया बोर्ड लगा है और उस बोर्ड में लिख दिया है कि भारत का प्रथम गांव माणा। तो ये जैसा कि पूरे देश में हो रहा है तो वहाँ भी हुआ, लेकिन प्रथम कह देने से प्राथमिकता में प्रथम नहीं हो रहा है, यानी कि सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें प्रथम नहीं, बोर्ड में प्रथम है। तो मैं उसको प्रथम नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं देश के अंतिम नगर से आ रहा हूँ। वो प्रथम नगर नहीं है, बोर्ड नहीं लगा हमारे यहाँ, तो बोर्ड से बदल नहीं रहा है। तो वो जो चीन का बॉर्डर है जहाँ से लगातार इंकर्शन होता है, आप लोग खबरों में सुनते हैं कि जोशीमठ के पास चीन के सैनिक आ गए और उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, बकरी वालों को भगा दिया, पिछले से पिछले साल उन्होंने वहाँ पुल तोड़ दिया। तो ये जो घटनाएं होती हैं जहाँ, वहीं उसी इलाके से मैं आ रहा हूँ। भले बंगाल के लोगों के लिए वो अपरिचित जगह नहीं है, बंगाल के पर्यटक, बंगाल के पर्वतारोही, बंगाल के जो एडवेंचर टूरिज्म करने वाले लोग हैं, उनके लिए वो परिचित जगह नहीं है। हमारे इलाके में हमसे ज़्यादा बंगाल के लोगों ने वहाँ घूमा है, वहाँ के बुग्यालों को, यानी कि जो फॉस्चर लैंड्स होती हैं उनको, वहाँ के हिमालय के विभिन्न गुफाओं, कंदराओं को बंगाल के लोगों ने छान मारा है। तो आप लोगों के लिए वो अपरिचित जगह नहीं है। तो वहाँ से, जोशीमठ से, जहाँ से कि चीन की सीमा केवल 150 किलोमीटर दूर है, वहाँ से मेरा आना हुआ है। और वहाँ जो है पिछले 1.5-2 साल में ये घटना हुई कि अचानक जो है कुछ घरों में दरारें आने शुरू हो गई, क्रैक्स आने शुरू हो गए। और वो क्रैक्स जो है एक खास मोहल्ले से शुरू होकर के, एक खास इलाके से शुरू होकर के धीरे धीरे बाकी जोशीमठ में फैलने लगा, बाकी जगह होने लगा। लेकिन हम लोगों ने जिस दिन पहले क्रैक्स आए, नवंबर 2021 में, तभी पहला सवाल उठाना शुरू किया। बल्कि हमारी टाइमलाइन है जिसमें कि 17 नवंबर, 17 नवंबर 2021 फर्स्ट प्रोटेस्ट वी ऑर्गेनाइज्ड, पहला प्रोटेस्ट हमने किया और सरकार को कहा कि ये क्यों हो रहा है, ये पता करो, इसका सर्वेक्षण करो, ये पता कीजिए कि ये जो क्रैक्स आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं। क्योंकि हमारी आशंका ये है कि ये बढ़ने वाला है ये फिनोमिना। और ये आशंका हमारी ऐसी नहीं थी कि वो एक दिन में अचानक कोई हमको सपना हुआ रात को, जैसे कि मोदी जी को होता है अचानक और 8 तारीख 8 बजे वो आ जाते हैं टीवी पर, ऐसा नहीं था। हम 2003-4 से इस बात को समझ रहे थे कि ऐसा होने वाला है, जोशीमठ में ऐसा होगा। ऐसा हम इसलिए समझ रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे इलाके में जो है, जो जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं, उनको बनाने में जो है जिस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह के विस्फोटकों का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये आशंका थी कि ऐसा होगा किसी दिन। और 2003 से पहले हमारे नगर के ठीक सामने एक जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा था, उसका नाम है विष्णु प्रयाग परियोजना, जिसको जयप्रकाश कंपनी, जो काफ़ी जानी मानी कंपनी है, वो बना रही थी।
तो जब वो बना रही थी तो वो हैवी ब्लास्टिंग का उसमें इस्तेमाल कर रहे थे और वो हैवी ब्लास्टिंग से पूरा इलाका हिल रहा था और उसकी वजह से एक गांव है जो ठीक उस परियोजना के ऊपर है, चाई गांव, वो उसमें जो है दरक रहा था, वो धंस रहा था और वो गांव उससे प्रभावित हुआ। वहाँ की खेती, वहाँ के जानवर, वहाँ के पेड़, जो भूजल है, वहाँ का ग्राउंड वाटर है, वो नीचे चला गया टनल के अंदर। और इस पूरी परियोजनाओं को, जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं हमारे देश में जो बन रही हैं, ये बन रही हैं इस नाम पर कि ये ग्रीन एनर्जी है। ग्रीन एनर्जी का मतलब ये कहा जा रहा है कि ये पर्यावरण के लिए ठीक है, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, ये प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, इसलिए इसको ग्रीन एनर्जी कहा जा रहा है। लेकिन जबकि ये झूठ है बहुत बड़ा, ये कोई ग्रीन एनर्जी नहीं है। उसमें क्या हो रहा है कि आप जो है एक बड़ी टनल बनाते हैं, सुरंग बनाते हैं और उसमें जो है पूरी की पूरी नदी को उसके अंदर डाल देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। और बहुत सारी जगहों पर आप जाएंगे अगर बद्रीनाथ की तरफ कभी, तो एक पूरा एक नगर है श्रीनगर, वो पूरी नदी के किनारे बसा हुआ था, बहुत सुंदर नगर के बगल से नदी बहती हुई जाती थी और वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, पढ़ने लिखने वाले लोग भी हैं। वो नदी आज के दिन पर दिखाई नहीं देती, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक नदी गायब है। कहाँ गई नदी? वो नदी जो है चैनल के अंदर चली गई बिजली बनाने के लिए। ऐसे ही जो है जब आप जोशीमठ से आगे जाते हैं बद्रीनाथ से आ रही है ऊपर जो अलकापुरी से अलकनंदा, तो जो अलकनंदा आगे जा कर के जो है यहाँ पहुँचती है, पहले जोशीमठ में विष्णुप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और देवप्रयाग में जाकर के जो गंगा बन जाती है और जिस गंगा का दर्शन आप करते हैं हरिद्वार में, और हरिद्वार से चलती हुई वो यहाँ आती है और गंगा सागर में मिल जाती है। तो वो गंगा का जो मायका है, गंगा जहाँ से आ रही है, वो गंगा जो है वहाँ जहाँ से वो शुरू होती है अपने मुहाने पर ही टनल के अंदर डाल दी गई है, सुरंग के अंदर डाल दी गई है। उसका जो बहाव है वो ख़त्म कर दिया। तो बहाव ख़त्म होने से वहाँ जो उसकी पारिस्थितिकी है, जो नदी में पलने वाले जीव जंतु हैं, उन पर असर पड़ रहा है, वो सारा वहाँ की पारिस्थितिकी ख़त्म हो गई। तो वो नदी जो है सुरंग के अंदर डाल दी गई जोशीमठ में। तो वो जो विस्फोट हो रहे थे, जयप्रकाश कंपनी जब कर रही थी, तभी हम लोगों ने देखा कि विस्फोट जब होते हैं, टनल जब बनती है, तो उससे जो है कैसे लोगों की खेती प्रभावित होती है। न सिर्फ खेती प्रभावित होती है, बल्कि जो वहाँ रहने वाले जानवर हैं, दूध का व्यवसाय है, वो सब भी उससे प्रभावित होता है। क्या होता है कि वो जो टनल के अंदर जब वो विस्फोट करते हैं तो उसकी जो मक होती है उसमें विस्फोटक मिला हुआ है, उसमें बारूद मिला हुआ है, वो बारूद जो है वो नदी में डाल देते हैं। उसको जब डिस्पोज करते हैं तो डिस्पोज नदी में हो रहा है, वो धूल उड़ रही है, वो घास पर बैठ रही है और घास को खा रही है, गाय घास को खा रहा है, बकरी, और वो सब मर जा रहे हैं। लोग अपने जानवरों से, अपने व्यवसाय से उनका व्यवसाय खत्म कर दिया गया। तो ये सब अनुभव हम लोगों ने देखा 2000 में, 2001 में, 2002 में, और वहाँ हम लड़े। तो ये अनुभव हमारे पास था और इस अनुभव की वजह से जब एनटीपीसी की परियोजना जोशीमठ में आई, उसका सर्वे हुआ, तभी से हम लोगों ने बोलना शुरू किया कि ये परियोजना यहाँ आएगी। सुरंग अगर इस नगर के नीचे से बनेगी, वहाँ तो केवल 1 गांव 2 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनकी संख्या 300, 400, 500 गाँव की संख्या है। लेकिन जोशीमठ एक बड़ा नगर है जहाँ की आबादी 20 से 25 हज़ार है। तो अगर यहाँ ये सुरंग बनेगी तो ये पूरा इलाका इससे प्रभावित होगा। तो तभी से हमने बोलना शुरू किया। इसलिए भी किया क्योंकि सरकारें अक्सर ये तर्क देती हैं कि जब कोई परियोजना बनने लगती है और ग्रामीण किसान लोग उससे प्रभावित होकर के जब सवाल उठाते हैं, तो सरकारें कहती हैं कि अरे भाई ये तो इसमें तो 500 करोड़ रुपया खर्च हो गया, 1000 करोड़ रुपया खर्च हो गया, अब इतना रुपया खर्च हो गया तो अब तो इसको बनने देना चाहिए। लेकिन जो है एनटीपीसी वाली जो परियोजना है उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ था जब हमने इसके खिलाफ बोलना शुरू किया, क्योंकि हमारे पास ये जयप्रकाश कंपनी का अनुभव था। और दूसरा जो है जोशीमठ के बारे में एक अध्ययन हमारे पास था, न सिर्फ जोशीमठ के बारे में बल्कि हिमालय के बारे में भी, क्योंकि हिमालय जो है बिल्कुल नए बनते हुए पहाड़ है, वो पूरा फ्रेजाइल जोन है, कमज़ोर पहाड़ है, और जोशीमठ के बारे में स्पेसिफिकली जो है अध्ययन हुए थे। और 1970 के दशक में, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो जो है आपदाओं के लिहाज से डिजास्टर प्रोन एरिया है, यानी आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील है। वहाँ हर 10-20 साल में, 5 साल में बड़ी आपदाएं आती रही, उसका इतिहास है।
तो 70 के दशक में भी जोशीमठ के पास एक बाढ़ आई और उसके बाद जो है उसका प्रभाव ये हुआ कि वहाँ भूस्खलन शुरू हुआ जोशीमठ में। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश की तब सरकार थी, उन्होंने एक कमेटी गठित की, मिश्रा कमेटी, और उस मिश्रा कमेटी ने कहा कि जोशीमठ जो है एक मोरैन पर बसा है। यानी मोरैन का अर्थ हो गया कि जो ग्लेशियर्स के द्वारा लाई गई मिट्टी है उसके ऊपर जो है हज़ारों साल में जो ग्लेशियर्स की मिट्टी जमा हुई और ग्लेशियर तो रिसीड कर गए, उस मिट्टी के ऊपर जोशीमठ बसा हुआ है। ये जो है भूस्खलन के मलबे पर बसा हुआ है। तो उस कमेटी ने कहा कि यहाँ जो है भारी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, यहाँ जो ढलान पर बोल्डर्स हैं, बड़े चट्टाने हैं, इनको नहीं हिलाया जाना चाहिए, यहाँ ठीक ठाक सीवेज सिस्टम होना चाहिए, जल निकास प्रणाली ठीक होनी चाहिए, ढलानों पर जो पेड़ हैं वो नहीं काटे जाने चाहिए, इसका संरक्षण होना चाहिए। और क्योंकि जोशीमठ जो है एक ऐतिहासिक शहर है, उसका जो है 1500 साल पुराना जो है इतिहास है, और उत्तराखंड के जो इतिहास है उसमें जोशीमठ का एक खास स्थान है। वहाँ जो है एक कत्यूरी राजवंश का शासन रहा, उसकी राजधानी जोशीमठ रही, और 8वीं सदी में जो शंकराचार्य हैं, आदिगुरु शंकराचार्य, वो केरल से चल करके जोशीमठ पहुँचे, और ऐसी कथा है, ऐसे मिथ हैं, ये कहा जाता है कि शंकराचार्य को जोशीमठ में ही ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्योति प्राप्त हुई। इसी ज्योति के प्राप्त होने के कारण उसका नाम ज्योतिर्मठ हुआ, और ज्योतिर्मठ से अपभ्रंश होते होते जोशीमठ हुआ, ऐसी कथा है। तो इस तरह से जोशीमठ का जो है एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व है। तो इस महत्व के चलते भी जोशीमठ को बचाया जाना चाहिए, यह हमारी सोच थी। इसीलिए जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति 2004 में हमने बनाई, जब हमको लगा कि परियोजना से पीछे सरकार हटने वाली नहीं, तो तभी से ये लड़ाई शुरू हो गई। और हमारी ये आशंका जो है 2009 में सच साबित हुई, क्योंकि जो है जब ये एनटीपीसी वाले टनल बना रहे थे तो उनकी टनल जो है बनाते समय, क्योंकि हम लोगों का आंदोलन था, लड़ाई थी लगातार 3, 4, 5, 6, तो वो जो है ये तर्क लेकर के आए, ये रीजनिंग लेकर के आए, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि विस्फोट करने से नुकसान होता है, तो हम ये टीबीएम ले आए हैं, टनल बोरिंग मशीन। तो जब टनल बोरिंग मशीन जो है वो ऐसा विस्फोट नहीं करेगी तो कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद जो है वो टनल बोरिंग मशीन से जब सुरंग बना रहे थे, तभी जो है एक बड़ा बोल्डर उनके टीबीएम के ऊपर गिर गया, और वहाँ से 700 लीटर पर सेकंड पानी एक्वीफर फट गया और उससे पानी आने लगा। तब फिर दोबारा 2010 में हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, और हमने कहा कि आपके यहाँ एक्वीफर फटने से, इस सुरंग में छेद होने से पूरा हमारा जो जल स्तर है, हमारा जो पानी है, स्रोतों का, पीने का पानी, ये सब तुम्हारी सुरंग में आ गया, तो लिहाजा आप हमारे पानी की व्यवस्था करो। दूसरी बात हमने कही, क्योंकि जो है आप सुरंग में एक तरफ तो टीबीएम से बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप विस्फोट कर रहे हैं, तो इन विस्फोटकों से हमारे घर मकानों में दरार आने की संभावना है, तो लिहाजा आप हमारे सारे घर मकानों का बीमा कर दीजिए, इंश्योर्ड कर दीजिए। और हमारा एक समझौता है हमारे पास 2010 में, और उस समझौते में एनटीपीसी ने माना कि जोशीमठ को नुकसान हो सकता है, इसलिए हम वादा करते हैं कि यहाँ के पूरे घर मकानों का बीमा कर दिया जाएगा। भले वो समझौता लागू नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी आशंका तब से थी, 2003-4 से, और 2010 में वो आशंका के चलते ही उन्होंने हमारे साथ समझौता किया, और 2021 आने पर ये आशंका सच साबित हुई, और 2021 के नवंबर से पहले कुछ घरों में दरारें आनी शुरू हुई, और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते पूरे शहर को उसने अपने आगोश में ले लिया, पूरे शहर को ही लीन लिया। और आज के दिन पर लगभग 900 से ज़्यादा घर ऐसे हैं जिनमें गंभीर दरारें हैं, और लगभग हज़ारों लोगों के सामने इस संकट है कि वो कहाँ जाएं, उनके सामने भविष्य क्या होगा। उसी की लड़ाई जो है पिछले 4-5 महीने हम लड़ते रहे, और उस लड़ाई का परिणाम ये हुआ है कि सरकार ने कुछ चीज़ें तो की, मतलब घर टूटे घरों का मुआवजा देना स्वीकार किया, लेकिन स्थायी तौर पर लोगों का विस्थापन कहाँ होगा, कहाँ पुनर्वास होगा, इसके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं है, इसके बारे में कोई नीति नहीं है। हमने ये कहा था कि आप एक प्लान लेकर के आइए, नीति लेकर के आइए, रिहेबिलिटेशन की, रिप्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की एक पूरी नीति हो, जिस पर बातचीत हो कि भाई कैसे लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा, कहाँ रिहेबिलिटेट किया जाएगा, कैसे रिहेबिलिटेट किया जाएगा। तो उस पर कुछ काम नहीं हुआ। जबकि जो है
हमारे पास भारत सरकार की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है 2007 की, हमने कहा था कि आप इस पॉलिसी के अनुसार हमारा रिहेबिलिटेशन कर दीजिए, लेकिन सरकार उसको मानने को तैयार नहीं। तो उसके लिए एक लड़ाई है, जो लड़ाई अभी जारी है, जिस पर हम लड़ रहे हैं। बल्कि अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ मेधा पाटकर आकर के गई हैं, और न सिर्फ मेधा पाटकर बल्कि पूरे देश भर से, यहाँ बंगाल से भी लोग जोशीमठ आए, हमारे आंदोलन में खड़े हुए, हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से भी लोग वहाँ पहुँचे, हमारे आंदोलन के साथ खड़े हुए, और देश भर में ये बात गई। तो ये जो है जोशीमठ एक फोकल पॉइंट बना। लेकिन असल बात ये है कि केवल एक जल विद्युत परियोजना नहीं, उसके अलावा जो है रोड वाइडनिंग के प्रोजेक्ट हैं, यानी कि जहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें की जा रही हैं, 2 लेन 4 लेन सड़क, वो यहाँ तो वो सड़क सस्टेन कर सकती है बंगाल, कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में, लेकिन पहाड़ में जहाँ की आपको जो है, अगर आप 7 मीटर की सड़क काट रहे हैं तो आपको 20 मीटर का पहाड़ काटना पड़ता है। और वो ऐसा पहाड़ है कि हिमालय, जो कि अभी बन रहे पहाड़ है, जो फ्रेजाइल जोन है, वहाँ अगर आप 20 मीटर का पहाड़ काटेंगे तो जो है पूरा पहाड़ी हिल जाएगा। तो इसको लेकर के विरोध हुआ। जो 4 धाम प्रोजेक्ट मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको लेकर के भी लोगों ने सवाल उठाए कि उसमें लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। और उसके बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए तो लोगों ने कहा कि भाई इतनी चौड़ी सड़क की यहाँ ज़रूरत नहीं है, और केवल इतनी सड़क ज़रूर हो कि जिसमें 2 गाड़ियाँ, यानी 7 मीटर सड़क पर्याप्त होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई डॉक्टर रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने कहा कि 7 मीटर सड़क जो है पर्याप्त है, उससे ज़्यादा सड़क की ज़रूरत नहीं है चौड़ी, क्योंकि ये हिमालय के लिए ठीक नहीं है, और उससे जो है बहुत सारा भूस्खलन यहाँ होने लगेगा, जो कि हुआ। अभी जो है बद्रीनाथ, ऋषिकेश से लेके बद्रीनाथ के बीच में जहाँ जहाँ सड़क चौड़ी हुई है, पूरे इलाके में केवल 6-7 जो है पहले भूस्खलन के जोन थे, अब वो बढ़ करके 150 से ज़्यादा भूस्खलन के नए क्षेत्र विकसित हो गए। और आने वाली बरसात में लोगों के सामने एक खतरा है कि सड़क रहेगी कि नहीं रहेगी, यात्रा कैसे होगी, लोग आएंगे जाएंगे कैसे, ये संकट है। तो फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई हाई पावर कमेटी ने भी जब ये कह दिया, तो सरकार जो है फिर सेना को आगे ले आई, और रक्षा मंत्रालय जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जो है हमको सेना के लिए, सुरक्षा के लिए, और अपनी अग्नि मिसाइल, बोफोर्स तोप, इसको ले जाने के लिए चौड़ी सड़क चाहिए। उसी समय में जो है हमारे सेना के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल विपिन रावत, वो भी पौड़ी ज़िले से आते हैं, उत्तराखंड से ही थे, उनका बयान उसमें आया। उन्होंने कहा कि हमको जो है 7 मीटर से ज़्यादा चौड़ी सड़क की ज़रूरत नहीं है। जब सेना को मिसाइल ले जानी होगी, अग्नि या बोफोर्स तोप ले जानी होगी, तो सड़क पर थोड़ी निर्भर रहेगी, वो तो हवाई जहाज़ से ले जा लेगी। लेकिन सरकार ने इस तर्क को नहीं माना, और बाद में तो बिपिन रावत साहब के साथ जो हुआ वो सबको पता है। तो यानी कि सेना का भी ये मानना नहीं था, लेकिन सरकार की जिद है कि चौड़ी सड़क होनी चाहिए, और उसके जो है दुष्परिणाम देखने में आ रहे हैं। पूरा शहर है जोशीमठ के थोड़ी पहले कर्णप्रयाग, वहाँ घरों में उसकी वजह से दरारें आ गई। एक और प्रोजेक्ट है मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, उसमें जो है ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक जो है रेलवे लाइन बन रही है। उस रेलवे लाइन की जो है दूरी है, लंबाई है 124 किलोमीटर या 122 पॉइंट समथिंग, 122 किलोमीटर्स की वो जो है रेलवे लाइन है। उसमें जो है 122 किलोमीटर्स में से 80 किलोमीटर्स जो है वो पूरी रेलवे लाइन टनल के अंदर जा रही है, सुरंग के अंदर जा रही है। और सुरंग बनाने में फिर वही ब्लास्टिंग का इस्तेमाल हो रहा है, विस्फोटों का इस्तेमाल हो रहा है। उससे जो है अभी से ही बहुत सारे गांव उसके जद में आ गए हैं, जहां गांव धंसने लगे हैं, गांव टूटने लगे हैं, बहुत सारे घरों में लोगों की दरारें आ गई। तो इस तरह के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो है किस तरह से लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं, हिमालय को इफेक्ट कर रहे हैं। न सिर्फ ये, बल्कि जो है आप हिंदू धर्म की जो आस्था के 4 मुख्य केंद्र हैं, उनमें जो है बद्रीनाथ एक है। तो बद्रीनाथ में भी जो है मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है। वहाँ जो है मास्टर प्लान के नाम पर, जैसा उन्होंने बनारस को क्योटो बनाया, अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बनाया, सेम टू सेम बिल्कुल उसी का रेप्लिका, उसी का एक कॉपी जो है बद्रीनाथ में बनाने की कोशिश हो रही है। पूरा बद्रीनाथ अभी तो कोई आप लोग देखेंगे, और आपने अगर देखा हो तो
पूरे बद्रीनाथ को उजाड़ दिया गया है, वहाँ तोड़ फोड़ चल रही है, नदी के अंदर जा कर के जो है जेसीबी मशीन खुदाई कर रही है, और जैसा अहमदाबाद का रिवर फ्रंट बना है वैसा ही बद्रीनाथ में बनाने की कोशिश हो रही है। यानी कि एक ही तरह की चीज़ सारी जगह एक रूपता बनाने की कोशिश, जो कि उस इलाके के लिए, उस क्षेत्र के लिए बहुत खतरनाक है, डेंजरस है। न सिर्फ बद्रीनाथ में बल्कि केदारनाथ में। केदारनाथ वो जगह है जहाँ 2013 में एक बड़ी आपदा आई जिसमें हज़ारों लोग मर गए, और वो हज़ारों लोग जो है मरने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी उसी समय, वही डॉक्टर रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में बनी। उसने 2014 में अपनी रिपोर्ट दी, और उसने उस रिपोर्ट में कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में इस तरह के निर्माण कार्य नहीं होने चाहिए। पैराग्लेशियर जोन में, यानी कि जो ग्लेशियर के पॉइंट वाली जगह हैं जहां ग्लेशियर हैं, उन जगहों पर ये बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं नहीं बननी चाहिए। उन्हीं की वजह से जो है उत्तराखंड में बनने वाली 22 परियोजनाओं पर रोक लग गई, जो अभी तक कायम है। भले ही हमारी सरकार, जो उत्तराखंड की सरकार है, वो चाहती है कि जल्दी जल्दी वो रोक हटे और फिर से परियोजनाएं बननी शुरू हों। उसी के तहत जो है ये एनटीपीसी वाली परियोजना भी थी जो जोशीमठ में बन रही, इस पर भी रोक लगनी थी, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि इसमें 50% से ज़्यादा काम हो गया है, इतना पैसा इस पर खर्च हो गया, लिहाजा इसको नहीं रोका जा सकता। तब डॉक्टर रवि चोपड़ा कमेटी ने कहा कि अगर आप इस परियोजना को बनाना चाहते हैं तो आप जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम इसमें लगाइए, इन नॉर्म्स का पालन कीजिए, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये आपदा की विभीषिका को बढ़ाने में योगदान देती हैं, यानी कि उसको एग्रीवेट कर देती हैं। वहाँ जो केदारनाथ में बाढ़ आई, उनका ये कहना था कि उस बाढ़ की जो विभीषिका है, उसके जो फ्लो है रिवर का, उसको उसने बढ़ा दिया जल विद्युत परियोजना के मक ने। यानी कि जो परियोजना बन रही है उसका मलबा सब नदी में डाला जा रहा है, और जब उसका फोर्स आता है बाढ़ का तो वो और बढ़ जाता है इस मलबे की वजह से, तो लिहाजा इससे बचना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि आप अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा लीजिए, ये मक जो है, जो मिट्टी है जो आप नदी में डाल रहे हैं, इससे बचिए, यहाँ इस तरह के भारी निर्माण कार्य मत कीजिए। लेकिन इसके बावजूद जो है उन परियोजनाओं ने इस बात को नहीं सुना। तो आपको पता होगा कि फिर 2021 में 7 फरवरी 2021 को रेणी गांव में एक बाढ़ शुरू हुई। वहाँ भी जो है एक जल विद्युत परियोजना बन रही थी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा था, उसका नाम था ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट के बनने में बहुत सारे विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया, और ऋषि गंगा जो है वो गंगा है जो नंदा देवी के जड़ से शुरू होती है, नंदा देवी की चोटी से आती है। और नंदा देवी को का आपने सुना होगा, तो नंदा देवी से वो ऋषि गंगा आती है। बल्कि जब वो आपदा आई, और आपदा के बाद में, इसलिए आपको एक किस्सा सुना दे रहा हूँ क्योंकि तो उस आपदा के बाद में उस गांव में लगातार हम लोग लिख रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे, उसके बारे में सवाल उठा रहे थे। जब आपदा आ गई तो उस गांव की महिला ने मुझे वो चिपको आंदोलन में, क्योंकि रेणी गांव वो गांव भी है जहां से चिपको आंदोलन शुरू हुआ। चिपको आंदोलन वो आंदोलन था जिसमें लोग पेड़ों को बचाने के लिए उस पेड़ों से चिपक गए, और उन महिलाओं ने, रेणी गांव की महिलाओं ने कहा कि पेड़ को काटने से पहले आपको हमें काटना होगा। यानी पेड़ और कुल्हाड़ी के बीच में जो है उन्होंने अपने शरीर को रख दिया, और इस तरह से चिपको आंदोलन वहाँ से शुरू हुआ, पूरे दुनिया में फैला। पर्यावरण बचाने का, पर्यावरण के संरक्षण का बड़ा मूवमेंट वहाँ से शुरू हुआ। उसी रेणी में जो है ये परियोजना बन रही थी, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, और उसको बनाने में भारी विस्फोटकों का इस्तेमाल हो रहा था, जिसकी वजह से वहाँ का पूरा पहाड़ हिल गया। और 7 फरवरी को कोई बारिश नहीं, कोई मौसम खराब नहीं, उसके बावजूद एक पूरी चट्टान जो है उसमें से गिरी, और उसमें जो ग्लेशियर था वो ग्लेशियर उसके साथ आया, वो पूरी परियोजना को बहा करके ले गया। और वहाँ जो काम कर रहे मजदूर थे 70 के लगभग, वो बह गए। और फिर वो बाढ़ जो है ऋषि गंगा से चलती हुई धौली गंगा में आई, जो कि उसी का कॉन्फ्लुएंस वहाँ पे होता है, ऋषि गंगा और धौली गंगा का। और फिर वो तपोवन विष्णु घाट परियोजना जो एनटीपीसी बना रही है उसमें आए, और वहाँ 150 लोग, 140 लोग उसमें मर गए। तो टोटल जो है 212 से ज़्यादा लोग उस परियोजना, उस 2021 की आपदा में मरे। तो जब उस गाँव में हम घूम रहे थे तो एक महिला जो कि चिपको आंदोलन में रही है, तो उसने एक किस्सा मुझे सुनाया, वो मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ। कल भी मैं कहीं बात कर रहा था यहीं कलकत्ता में, तो वहाँ रह गया, तो यहाँ तो उसने कहा कि जो है एक बार जो है उस जो रेणी गांव है, तो रेणी गांव वाले क्या करते थे कि अपना पानी, जो पीने का पानी है, उसको ऋषि गंगा से भर करके ले जाते थे। गांव ऊपर है चोटी पर, और वो नीचे आकर के अपने पीने का पानी ले जाते थे। तो उसका कहना है कि एक ज़माने में, किसी समय, एक बहू जो है
वो अंधेरे में, मुंह अंधेरे, वो पानी लेने ऋषि गंगा में गई और वो घड़े में पानी लाई और उसने वो पानी रख दिया और उसके बाद वो जंगल चली गई घास लेने के लिए। तो कुछ देर बाद उसकी सास उठी और सास ने कहा कि मैं चाय बना लूँ इस पानी से, या पानी गर्म कर लूँ। तो जैसे वो पानी निकालने लगी घड़े से, तो घड़े में पानी नहीं था, उसमें सोने की मोहरें थी, सोने के सिक्के थे। तो उस महिला का ये कहना था कि जो ऋषि गंगा है, यहाँ जो है ऋषि लोग तर्पण करते थे, ऋषि लोग जो है पूजा करते थे, और वो ऋषि क्या करते हैं, वो सोना चढ़ाते थे, उसमें तर्पण करते थे। तो ये कहानी है, ये प्रतीक है, एक सिंबल है। यानी कि जब आप नदी का, अपने पर्यावरण का संरक्षण करते हैं तो वो आपको सोना देती है, समृद्धि देती है, वो आपको जो है समृद्ध करती है। लेकिन जब उस पर्यावरण का आप दोहन करते हैं, उसके साथ अत्याचार करते हैं, तब वो क्या करती है, वो बाढ़ देती है, जो ऋषि गंगा में आई और वो लोगों का जीवन ले गई। तो इस कहानी को कहने का ये अर्थ था उस महिला का भी और मेरा भी, कि अगर हम जो है अपने पर्यावरण का, प्रकृति का संरक्षण करें तो वो समृद्धि, सोना देने वाली नदियां हैं, हमको स्वर्ण देने वाली नदियां हैं। लेकिन उन्हीं नदियों का अगर हम इस तरह से दोहन और इस तरह से उत्पीड़न करते हैं तो वही आपदा की शक्ल में हमारा जीवन ले देने वाली, हमारा जीवन हर लेने वाली नदियां भी हैं। तो वो 2021 की आपदा आई क्योंकि जो है आपने 2014 में डॉक्टर रवि चोपड़ा कमेटी ने जो सिफारिशें की थी उसको नहीं सुना। जोशीमठ में जो हुआ, 1976 में बनी हुई मिश्रा कमेटी ने जो सिफारिशें की उसको आपने नहीं सुना। उसके बाद जो है दोबारा जब ये रवि चोपड़ा कमेटी बनी, जो ये सड़क चार धाम प्रोजेक्ट है इसको लेकर के, उसमें जो बातें कही गई उसको नहीं सुना जा रहा है। और ये सब चीज़ें जो हैं पूरे हिमालय को खोखला कर रही हैं। और ये केवल ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में हो रहा है, ये हिमाचल में हो रहा है, ये अरुणाचल में हो रहा है, ये सिक्किम में हो रहा है, और आपके बगल में यहाँ भी हो रहा है। तो सारा हिमालय जो है इसी तरह के विकास के बड़े पहिए के नीचे, विकास के बुलडोजर के नीचे कुचला जा रहा है। और ये मैंने कल भी कहा और बार बार मैं इस बात को दोहराता हूँ, आपके सामने भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि हिमालय जो है केवल हम लोगों का, जो वहाँ हम लोग रहने वाले हैं, उन दुरूह परिस्थितियों में, उन विपरीत परिस्थितियों में, उस ठंड में, उस बारिश में, केवल हम लोगों का नहीं, आप लोगों का भी हिमालय है। इस पूरे देश का, इस पूरी दुनिया का वो धरोहर है। तो इसलिए उसको बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है, इस पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। और हिमालय बचेगा तो मानव सभ्यता भी बचेगी। और जो अभी जो नया सिनेरियो आया है जिसमें कि हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि धरती गर्म हो रही है, तो हमारी तो पूरी जो कोस्टल लाइन है, जो जिसमें कि ये वाला इलाका भी इस देश का है, पश्चिम बंगाल का या कलकत्ता वाला, तो यहाँ भी जो है अगर वो गर्मी बढ़ती है, समुद्र का स्तर बढ़ता है, जल स्तर, तो हमारे लिए भी, यहाँ के लोगों के लिए भी खतरा है। तो इसलिए इसको बचाने की जिम्मेदारी, इस धरती को, इस प्रकृति को, ये हम सब की भी जिम्मेदारी है। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। जोशीमठ ने क्योंकि ऐसी चेतना लोगों में जगाई है, लोगों को चिंतित किया है, परेशान किया है कि एक पूरा का पूरा ऐतिहासिक शहर जाने के कगार पर है, उसका अस्तित्व का संकट है, तो इसलिए लोग चिंतित हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि ये चिंता जो है सब लोगों की चिंता बने, ये पूरे देश की, पूरे हिमालय के लोगों की चिंता बने, और सरकारों पर इस बात के लिए दबाव बने कि वो ऐसी जो लोभ लालच पर आधारित विकास है इससे दूर हटे, वो ऐसी नीतियां बनाने से पीछे हटे जो है न सिर्फ हमारी प्रकृति को लीन ले रहा है, वहाँ के लोगों के जीवन को खत्म कर दे रहा है, बल्कि वो हमारी पूरी धरती के लिए भी संकट बन रहा है। तो जो ये मानवरोधी विकास है उसकी जगह पर मानव केंद्रित विकास, जन केंद्रित विकास, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट की तरफ सरकारें जाएं, उसके लिए एक दबाव, एक प्रेशर ग्रुप बने, ये भी हमारी कोशिश है। और इसको लेकर के हम लगातार, मैं यहाँ भी आया हूँ, बाकी जगह भी हम लोग जा रहे हैं और बाकी तरह से भी लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने कि जो है इस बारे में लोगों की चिंता को, लोगों को सचेत करे, जागरूक करे। तो ये टोटलिटी में एक बात है, इसके अलावा बहुत सारे इसके पहलू हैं, बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक पेरीफेरी में एक पिक्चर आपके सामने रखी है और ये एक उसकी तस्वीर है। इसमें हम सब लोग कैसे
सहभागी हो सकते हैं, कैसे सरकारों पर दबाव बना सकते हैं, इस पर काम करने की कोशिश हम लोगों की है। और इसमें हम आप सब लोगों के भी सहयोग के आकांक्षी हैं, आप सब लोगों के भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। इसमें फिर जो मेरी ये बातचीत है, इसमें कोई और आप लोगों की तरफ से सवाल होंगे तो उसमें फिर हम और लंबी बातचीत कर पाएंगे, या कुछ आपको भी अपनी तरफ से इसमें जोड़ना हो, कहना हो, आप लोगों का स्वागत है। ये मेरी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी, आपने पिक्चर बहुत मतलब क्लियर कर दी है। और मुझे ये लगा कि ये जो स्ट्रगल जो चल रही है, ये जब कितना पुराना स्ट्रगल है, ये भी हम लोगों को फिर से एक बार रिमाइंड हो गया है। मैं अपनी तरफ से एक पूछना चाहूँगी वो फेथ के बारे में, जो मेरी आपसे बातचीत हो रही थी पहले कि जो हिमालयन जो एरिया के बारे में हम बोल रहे हैं, ये जो 4 धाम प्रोजेक्ट, ये सब तो फेथ के नाम पर हो रहा है। तो वहाँ के लोगों का जो फेथ है उससे मेन स्ट्रीम इंडिया का फेथ तो थोड़ा अलग भी होगा शायद, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते थे। और दूसरी जो बद्रीनाथ की, अगर आप थोड़ा सुनाए किस्सा, कि मैंने सुना कि आपके वहाँ पे कोई बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी कोई था हिस्सा, तो उसका भी थोड़ा अगर करें तो थोड़ा क्लियर होगा कि फेथ के नाम पर जो हो रहा है, फेथ की लेंस से भी वो कितना मतलब उसमें कितना जुमला है, तो थोड़ा उससे शुरू करें अब क्योंकि जो आस्था का सवाल है, फेथ का जो सवाल है, वो हमारे यहाँ तो प्रकृति से जुड़ा रहा है। जैसे मैंने आपके सामने नंदा देवी का जिक्र किया, तो नंदा देवी ठीक है, पहाड़ है, चोटी है और भारत की सबसे बड़ी चोटी है, लेकिन उसके अलावा जो है नंदा देवी हमारे यहाँ, हमारे पूरे इलाके में, ख़ास तौर पर उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें नंदा देवी जो है एक हमारी डेइटी है, देवी है। जैसे यहाँ दुर्गा है, वैसे नंदा देवी हमारी पूज्य देवी है। और वो हर साल प्रतिवर्ष अपने मायके यानी कि हमारे घर आती है, और हर साल जो है फिर हम उसको विदा करते हैं। हम ये मानते हैं कि नंदा जो है वो शिव जी की पत्नी है और वो कैलाश में रहती है। तो जब हमारे यहाँ वो जो है अभी अगस्त सितंबर का महीना आएगा तो फिर वो आती है, उसकी पूजा होगी, और हमारे यहाँ जो भी फल से ककड़ी इत्यादि उस समय जो होता है वो उसको चढ़ा करके फिर हम उसको विदा करते हैं कि तुम कैलाश अपने ससुराल जाओ। अब क्योंकि कैलाश क्योंकि बड़े कठिन जगह है, कठोर जगह है, वहाँ ठंड है, बर्फ है, और उसका पति भी जो है बड़ा रुष्ट वैसा आदमी है शिव जी, तो इस तरह से उसको माना जाता है कि वो यहाँ से कठोर जीवन की तरफ जा रही है। तो प्रकृति के साथ ये तादात्म्य, यानी कि उसको संरक्षण करने का, उस पर्वत को, वहाँ के बुग्यालों को, यानी जो पास्चर लैंड है, उसके तमाम तरह के हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे विश्वास हैं, जिनके जरिए हम लोग उस प्रकृति का संरक्षण कर रहे थे। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जंगल हैं उत्तराखंड में जिनको सेक्रेड फॉरेस्ट कहते हैं, पवित्र जंगल, यानी कि जिनमें पेड़ काटने के कठोर नियम हैं, जिनमें लोगों के जाने के नियम है कठोर, कि आप वहाँ पहले चप्पल पहन के नहीं जा सकते, आप वहाँ जो है रंगीन कपड़ा पहन के नहीं जाएंगे। तो विश्वास तो ये थे कि लोगों के जो विश्वास थे कि वहाँ अगर आप ऐसे करके जाएं, चप्पल पहन के जाएं, या वहाँ रंगीन कपड़ा पहन के जाएं, या वहाँ शोर करेंगे, तो जो वन देवियाँ हैं, यानी जो अचनियाँ हमारे यहाँ कहते परियाँ, तो वो जो है हर करके ले जाएंगे। तो ये भय थे, ये विश्वास थे, इसलिए कि वो कंजर्वेशन के नियम थे, संरक्षण के नियम थे। तो इस फेथ को, और वहाँ जो लोकल डेइटी हमारे जो स्थानीय देवता, उनका ज़्यादा महत्व, उनके साथ लोगों का तादात्म्य, उनके साथ लोगों की एक रूपता, यानी कि वो जो देवता है वो कोई हम पर अधिकार जमाने वाला देवता नहीं, वो कोई शासक नहीं है, वो हमारा मित्र देवता है। यानी कि वो ऐसा है कि हमने उसको कहा कि चल तेरा ये काम है तो ये कर, और देवता भी कहता है कि मैं ये करूंगा तो एक बकरी तो दे, पहले कुछ चढ़ावा दे। हम कहते चढ़ावा किस बात का, तूने ये काम तो हमारा किया ही नहीं, तो हम क्यों तेरे को माने। तो इस तरह का जो उसके साथ हमारा दोस्ताना संबंध, ऐसा नहीं कि कोई राम है या कोई हनुमान है जो आकर के कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। श्राप देने वाला देवता हमारे यहाँ कोई नहीं। जो भी देवता हमारा मित्र देवता है, हमारे गाँव का, हमारे इलाके का। तो ये जो फेथ थे, ये फेथ थे प्रकृति के साथ जुड़े हुए, और ये थे संरक्षण के बने हुए नियम, ये
प्रकृति को, अपने जंगल को, अपने पानी को, अपने नदी को बचाने के फेथ थे। लेकिन अब इसके ऊपर ये जो नया फेथ, ये जो मेन स्ट्रीम वाला फेथ गढ़ा हुआ, थोपा हुआ जो फेथ आया है, जिसने जो है बद्रीनाथ की यात्रा को भी एक खास रूप में ढाल दिया। अभी तो मैं कह ही रहा था आपको कि बद्रीनाथ में पूरा एक नया निर्माण का काम चल रहा है, पुराना तोड़ा जा रहा है और उसकी जगह पर जो है भारी निर्माण कार्य हो रहा है। वही जो कॉरिडोर बन रहा है, रिवर फ्रंट बन रहा है, ये सब हो रहा है और उसमें मशीनों का इस्तेमाल। और न सिर्फ बद्रीनाथ में तो ठीक है सड़क जाती है बद्रीनाथ तक, केदारनाथ में तो सड़क भी नहीं जाती है, 16 किलोमीटर पैदल चलना है। वहां जो है पोकलैंड मशीन और जेसीबी मशीन जो है हेलीकॉप्टर से भेजी है मोदी जी ने केदारनाथ में, और वो पोकलैंड मशीन वहां काम कर रही है। तो आप लगाइए कि उतनी ऊंचाई पर केदारनाथ जैसी जगह में 12,000 फीट पर वहां जो है वो मशीनें काम कर रही, पोकलैंड मशीन, जेसीबी मशीन, तो वो वहां के वातावरण में क्या असर डालेगी। वहां केदारनाथ में जो है प्रतिदिन जो है सैकड़ों की संख्या में हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, और वो हेलीकॉप्टर जो उड़ रहे हैं वो न सिर्फ जो है बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, मतलब केदारनाथ में आप मतलब इसलिए कम ऊंचाई पर उड़ते हैं कि कम फ्यूल उन पे लगे, यानी कि जो कंपनियां हैं उनको नुकसान ना हो बल्कि फायदा ज्यादा हो, तो वो ये करती हैं कि वो कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, उसका इंजन बंद नहीं होता, नहीं तो फ्यूल खत्म हो जाएगा, फ्यूल ज्यादा लगेगा। तो अभी तो ये घटना अभी केदारनाथ में जो है जिस दिन यात्रा शुरू हो रही थी 25 अप्रैल को, तो उसी दिन जो है एक जो एविएशन कंपनी का एक अधिकारी है उसकी मृत्यु हो गई। कैसे हुई? तो पीछे जो है वो रोटर उसका घूम रहा था इतनी तेजी से और उसको दिखाई नहीं दिया कि घूम रहा, वो पीछे से गया, उसकी गर्दन कट गई। तो लेकिन ये पहली घटना नहीं थी, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि यात्री जो है उसमें चढ़ रहा था हेलीकॉप्टर में, उसकी गर्दन कट गई। तो क्यों? क्योंकि वो पंखा घूम रहा है, इसलिए घूम रहा है कि फ्यूल बर्बाद ना हो। तो और वो जब नीचे उड़ान भरते हैं तो वहाँ के जो जानवर हैं उन पर असर पड़ रहा है, वहाँ जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहे हैं, तो वहाँ की पूरी प्रकृति नष्ट हो रही है। तो फेथ के नाम पर जो ये पूंजी का प्रभाव है वो जो है कैसे उस पूरी प्रकृति को, उस पूरे इलाके को नष्ट कर रहा है, वो इसका एक वो है। और उसी फेथ में पहले ये होता था कि आप यहाँ से यात्रा में जा रहे हैं तो पैदल जा रहे हैं या बस से भी जा रहे हैं तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन का समय लगता था। अब आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं या बहुत कई चौड़ी सड़कें बना दी गई हैं, तो पहले एक ही दिन में आदमी जो है हरिद्वार से बद्रीनाथ पहुंच जाता है। अभी जो है अभी जिस दिन से यात्रा शुरू हुई है 27 अप्रैल से, और ये मई 15-16 तारीख के बीच में 20 से ज़्यादा 21 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कैसे? हार्ट अटैक से, क्योंकि वो एक्लिमेटाइज तो होता नहीं, वो जा रहा है सीधा यहाँ से कलकत्ता से या बम्बई से या दिल्ली से और सीधा वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाता है, वहाँ उसके फेफड़े काम नहीं करते और वो मर जाता है। स्वास्थ्य की सुविधाएं तो जैसे पूरे उत्तराखंड में नहीं है, वहाँ भी नहीं है, मतलब पूरे यात्रा रूट में आपको एक भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मिलता है, तो कोई हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है, तो जो है बिना इलाज के आदमी जो है वहाँ जाकर के प्राण दे देता है। तो फेथ के नाम पर आप कोई सुविधा उनको नहीं देते, भीड़ की भीड़, एक दिन में 25,000 आदमी, अभी 3 दिन पहले 25,000 आदमी बद्रीनाथ में था, कोई कैप नहीं, कोई रोकथाम नहीं। तो वो जो है केवल एक मूर्ति के ऊपर आपका फेथ, जबकि जो है यात्रा का मतलब सिर्फ मूर्ति का दर्शन नहीं था, यात्रा का मतलब वहाँ की नदी, वहाँ की प्रकृति, वहाँ का पहाड़, वहाँ का ग्लेशियर, वहाँ की बर्फ, वहाँ की जड़ी बूटी, इस सबसे परिचित होने के लिए थी वो यात्रा। उस सब से, यहाँ इसकी गर्मी से, यहाँ के पॉल्यूशन से आप 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए वहाँ गए तो वहाँ के वातावरण में, वहाँ की हवा में, वहाँ के जो इन्वायरमेंट में है उसमें आप रम गए, उसको आपने लिया, वो थी यात्रा। अब यात्रा का मतलब वो जो मूर्ति है बद्रीनाथ की, जिसके बारे में आप कह रहे हो खंडित मूर्ति है, वो सबको पता है, तो उस पर बहुत सारे लोगों के अपने अपने दावे हैं, बौद्धिस्ट के लोगों के दावे हैं, जैन लोगों के दावे हैं, तो ठीक है। तो उस मूर्ति पर कि भाई जाना है और मूर्ति को देख लेना है, एक बार छू लेना है, टच एंड गो, तो जो यात्रा का ये वाला रूप बन गया है, ये जो है न सिर्फ उस इलाके को खत्म कर रहा है, न सिर्फ उसके के खिलाफ है, बल्कि वो हमारे लिए भी, मतलब आने वाली पीढ़ी, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, क्या वो वैसा बद्रीनाथ, वैसी अलकनंदा, वैसी गंगा, वैसा हिमालय, वैसा ग्लेशियर, वैसे पेड़ देख पाएंगे?
क्या हम वो छोड़ जा रहे हैं उनके लिए? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो सुंदर प्रकृति बचाए रख सकें? ये भी जो है हमारे फेथ को इस तरफ भी जाना चाहिए, हमारे विश्वासों को, अगर हमारे विश्वास है, हमारे फेथ है, तो इस तरफ भी होने चाहिए। मेरा और एक सवाल था, उसके बाद मैं ओपन कर दूंगी। वो है रिलीजियस टूरिज्म को लेकर, क्योंकि टूरिज्म की भी अपनी कोई इकोनॉमी होती है। तो हमें बताया जाता है कि जहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म होती है वहाँ के लोग वहाँ से बेनिफिट करते हैं, ये सब बताया जाता है। जैसे कि ये मसला कश्मीर में भी हुई है। कश्मीर में भी बताया जाता है कि कश्मीर के लोग रिलीजियस टूरिज्म से, अमरनाथ से बेनिफिट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ने रिपोर्ट पढ़ा है, डिटेल रिपोर्ट्स निकले हैं जो मतलब ये अमरनाथ यात्रा का भी सेम चीज़ हुआ है, उसके साथ उसका स्केलिंग अप किया गया है। जो भी स्केल था उसका पुराना, उससे कहीं मतलब 1000 गुना उसका स्केल आर्टिफिशियली बढ़ाया गया है। जो यात्रा मतलब 3 वीक का था, 3 हफ्ता का था, वो अभी 9 महीने चल रहा है। हर वक्त मतलब लोग आर्मी के हेल्प में, गवर्नमेंट की एड में जा रहे हैं और संख्या मतलब 1000 गुना बढ़ गई है। तो वहाँ से रिपोर्ट भी आ रहे हैं कि वो भी एक फ्रेजाइल जोन है। तो जब भी लोग ये बात करते हैं कि आप ये यात्रा और ये सब रिलीजियस टूरिज्म को आप एक कैप के ऊपर नहीं पंप कर सकते, सभी ये बताया जाता है कि वहाँ के लोकल्स भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनका इकोनॉमी वहाँ से कुछ होता है। तो आपके बयान से ये लग रहा है कि अमरनाथ के स्केल पे न हो, लेकिन यहाँ पे भी कुछ स्केलिंग चल रहा है। मतलब 25,000 लोग तो पहले तो कभी नहीं जाते थे। हम लोग जो बंगाल के लोग हैं, हम लोग एक सिनेमा देखते थे, मरुतीर्थ हिंगलाज जो है। फिर हम बहुत सारे ट्रैवलॉग्स पढ़ते थे जिसमें हिमालय में ये ट्रैक्स के बारे में डिटेल लिखा जाता था। उसमें हम लोग बहुत कम संख्या में लोगों को देखते थे या जानते थे। तो 25,000 एक दिन में ये तो स्केल हो नहीं सकता। तो आपको इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ कहना है कि वहाँ के लोकल्स की इकोनॉमी वो लोग उसका प्रायोरिटी देखेंगे या फिर ये जो उनका जो हार्म हो रहा है उसको वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? और ये कॉन्फ्लिक्ट क्या आपका जो ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे ये कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा है? नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट तो है कि, लेकिन जो जब बिल्कुल निश्चित तौर पर वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ की जो आर्थिकी है, वो इस यात्रा पर निर्भर है। और न सिर्फ उत्तराखंड की बल्कि उत्तराखंड के बाहर जो दिल्ली में बैठे हुए जो ये ट्रैवल एजेंट्स हैं या मुंबई में बैठे हुए ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनकी भी आर्थिकी उस पर निर्भर है। बल्कि उनको ज़्यादा पैसा मिलता है दिल्ली वाले को और मुंबई वाले को बजाय उत्तराखंड वालों को। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक ही दिन लोग जा रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होता। अगर उसका कैप हो और पर डे बिजनेस लोगों को मिले तो ज़्यादा लाभप्रद होता है, बजाय एक ही दिन में लोग चले जाएं। तो उसमें क्या हो रहा है कि इतनी भीड़ हो रही है और लोग वहाँ, क्योंकि पार्किंग की सुविधा नहीं है, न बद्रीनाथ में ज़्यादा सुविधा है, न जोशीमठ में है, न पूरे यात्रा रूट में है। तो वो जो टूरिस्ट या यात्री जा रहा है उसको जो है रास्ते में कहीं रुकने की सुविधा नहीं है, क्योंकि पार्किंग की जगह नहीं है, तो वो कुछ खरीद नहीं पाता, वो चाय नहीं पी पा रहा है, वो कहीं होटल में नहीं रुक पा रहा है। तो उसकी प्रायोरिटी ये होती है कि वो हरिद्वार से सीधा चले और बद्रीनाथ पहुंचे, और बद्रीनाथ से सीधा चले और हरिद्वार पहुंचे, ट्रेन में बैठे और वापस आ जाए। तो ये जो चीज़ है लोगों को कोई बिजनेस नहीं देती। ना जो टूरिस्ट है ना उसको मज़ा आ रहा है, ना उसको आनंद आ रहा है, क्योंकि प्रकृति का आनंद नहीं ले सकता। और जो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, जो छोटे व्यवसायी हैं, छोटा ढाबा करने वाले, चाय की दुकान चलाने वाले, खाना ढाबा चलाने वाले, उनको भी इससे कोई लाभ नहीं है। तो अगर इसमें थोड़ा सा रेगुलेशन हो, रेगुलेट अगर इसको किया जाए, तो जिसमें जो टूरिस्ट है, जो जाने वाला जो यात्री है, उसको भी एक रेस्ट मिले, उसको भी देखने का मौका मिले। और वो जो बद्रीनाथ जिसको देखने जा, बहुत सारे यात्री तो ऐसे हैं, आप में से पता नहीं कोई हो कि उसको पता नहीं होगा कि बद्रीनाथ की मूर्ति कहाँ है, क्योंकि इतनी तेजी में वो जाता है, वो देख नहीं पाता, क्योंकि वहाँ 3 मूर्तियां अलग अलग लगी हुई है, कुबेर की है, बद्रीनाथ की है और एक और मूर्ति। तो उसमें से तीसरे में से कौन सा बद्रीनाथ है पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो जैसे ही वहां पहुंचता है उसको धक्का मारता है मंदिर का कर्मचारी और बाहर कर देता है। तो इतनी आस्था लेकर के लोग जाते हैं और वो ठीक से ना वो दर्शन कर पाते हैं। घंटों, मतलब पहले दिन जिस दिन बद्रीनाथ का पट खुला उस दिन जो है लोग
रात को 1:30 बजे रात लाइन में लगे, और दूसरे दिन जो है रात 11:30 बजे तक लाइन में थे। बहुत सारे हजारों लोग लौट गए बिना दर्शन किए। तो ये जो अव्यवस्था है, तो इससे बचा जा सकता है अगर हम उसमें कुछ कैप करें, कंट्रोल करें, रेगुलेशन करें, जो सरकारें कर सकती हैं, लेकिन उनकी दृष्टि नहीं है, वो करती नहीं है, क्योंकि उनकी प्राथमिकता भी वो नहीं है। हम ओपन करते हैं फ्लोर को क्वेश्चंस लेने के लिए। नमस्ते सर जी, बहुत बढ़िया आपने बताया, बहुत बढ़िया आपने हमें बताया कि उस जोशीमठ के बारे में हमको एक सूरत हाल बताया कि क्या हालात है। लेकिन आप अगर देखेंगे ये सवाल पुराना है। 80 दशक में चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, उन्होंने बहुत चिल्लाया था। उन्होंने कहा था कि अगर बचाओ गढ़वाल को बचाओ, नहीं तो गढ़वाल की हालत बहुत बुरा है। लेकिन न भारत सरकार ने सुना, न तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने सुना। उससे आप जानते हैं 2013 में क्या हुआ। तो 2013 के बाद भी क्या लोगों को शिक्षा नहीं मिल रहा है? मैं ये बात, लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा सतीश जी, उत्तराखंड सरकार का भी लालच है। उत्तराखंड जब से उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उनको अपना रेवेन्यू चाहिए था। यूपी से तो मिलेगा नहीं, उनको तो अपना रेवेन्यू जनरेट करना है। तो इसलिए भी उन्होंने भी इसका नजरअंदाज किया। तो आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड सरकार जो है इज द मेन कल्प्रिट? उन्होंने उनके लालच, सिर्फ रेवेन्यू के चक्कर में उन्होंने सारे जो नियम है, जो आपने इतने सुंदर तरीके से बताया कि प्रकृति के संरक्षण के नियम, उस सारों को उन्होंने, या जो भी कांग्रेस भी है, भाजपा भी, उत्तराखंड में 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस भाजपा, दोनों दल ने इस चीजों को नजरअंदाज किया। और आज ये जैसे हालत है, इतनी नाजुक हालत है हमारी, ये पहुंच चुकी है। और दूसरी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मतलब जनता की तरफ से उन्होंने जजमेंट दिया है, कहा नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं सकता। पहले आई थिंक गढ़वाल में वो था सैंड माइनिंग पर, नहीं वो एक माइनिंग कैच, कुछ माइनिंग होता था वहां पे, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इंटरवीन किया है। तो अब क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट पर जा नहीं सकते? जो आपने अभी हालात बताया, अच्छे वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट को बता सकते हैं कि ये हालत है, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं सकते है ना? सुप्रीम कोर्ट तो भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार दोनों को समझा कि कह सकते हैं नहीं आप लोग ये नहीं कर सकते, ये सीमाएं हैं, इतना टूरिज्म का नियम बना दो कि इतने आदमी से ज्यादा नहीं हो सकता। ये जो नियम, ये क्यों आप लोग सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गए? मैंने जिक्र किया 2021 की आपदा का। तो 2021 की आपदा के बाद हम लोग जो है हाई कोर्ट में गए, नैनीताल हाई कोर्ट में। नैनीताल हाई कोर्ट वो कोर्ट है जिसने कुछ समय पहले, यानी कि 2018 में एक जजमेंट दिया, जिसमें उसने कहा कि नदी जो है, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का ह्यूमन राइट्स है, तो उसने कहा नदी का भी जो है अधिकार है और नदी भी का भी जीवन है, तो इसलिए नदी को नष्ट नहीं करना चाहिए। वही हाई कोर्ट है नैनीताल हाई कोर्ट जिसने कहा कि पास्चर लैंड में रात को नहीं रुकना चाहिए, पास्चर लैंड में शोर शराबा नहीं करना चाहिए, उससे उसको नुकसान होता है। वही नैनीताल हाई कोर्ट जब 2021 की आपदा के बाद हम लोग कोर्ट में गए और हम ये बात लेकर के गए कि एनटीपीसी ने 2014 की रवि चोपड़ा कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी कि पैराग्लेशियल जोन में अगर आप जल विद्युत परियोजना बनाएंगे तो आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना होगा, इन नॉर्म्स का पालन करना होगा। आपने पालन नहीं किया एनटीपीसी ने, जिसकी वजह से इतनी बड़ी आपदा आ गई और 200 से ज़्यादा लोग मर गए। हम हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने हमारा प्ली नहीं सुना। उसने कहा कि फर्स्ट थिंग, यू कुड नॉट प्रूव दैट यू आर अ सोशल एक्टिविस्ट, पहली बात। दूसरी बात, यू कुड नॉट प्रूव दैट यू आर अ रेजिडेंट ऑफ जोशीमठ, जबकि हमारी जो पिटिशन है उसमें 5 पिटिशनर्स हैं, जिसमें से कि एक पिटिशनर जो है, जो रेणी गांव है उसके प्रधान हैं, उनका सर्टिफिकेट उसमें लगा हुआ है, गांव का प्रस्ताव लगा हुआ है खुली बैठक का, यानी कि गांव में एक बैठक हुई और उस गांव ने कहा कि हमारी तरफ से ये हमारे जो गांव के प्रधान हैं, ही विल रिप्रेजेंट द हाई कोर्ट फ्रॉम आवर साइड। उस गांव की जो गौरा देवी जो थी, गौरा देवी जो है चिपको आंदोलन के नेता हैं, उनका पोता वो हमारे साथ पिटिशनर है और मैं हूँ, तो हमारा सब आई कार्ड वगैरह लगा है, हम इसी देश के नागरिक हैं। लेकिन हाई कोर्ट कहता है यू कुड नॉट प्रूव दैट यू आर अ रेजिडेंट ऑफ जोशीमठ, यू कुड नॉट प्रूव दैट यू आर अ सोशल एक्टिविस्ट और यू आर कमिंग फ्रॉम एनजीओ। सो आपकी प्ली ख़त्म की जाती है और ये कहते हैं वो कि इट सीम्स दैट यू आर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ पपेटियर्स, कि आप जो है किसी के हाथ का खिलौना है, इसलिए आप आए हैं। क्योंकि हमने प्ली किया था कि
ये जो एनटीपीसी है इस पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का आरोप लगाते हुए इन पर मुकदमा होना चाहिए, इनको ब्लैकलिस्ट होना चाहिए, रेणी गांव के लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए और वहाँ जो लोग मरे हैं उसकी जिम्मेदारी एनटीपीसी पर डालनी चाहिए। तो ये 4-5 हम लोग प्ली लेके गए, लेकिन वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हम पर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया। नैनीताल हाई कोर्ट ने, जिसके बारे में मैं कह चुका कि 2 बार वो ऐसा फैसला प्रकृति के पक्ष में दे चुके थे, एनवायरनमेंट के पक्ष में दे चुके थे। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए उसके खिलाफ। हमारे जो वकील हैं वो सीनियर मोस्ट वकील हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत बहुत अच्छे वकील हैं। संजय पारेख अगर आप जानते हो तो प्रशांत भूषण, संजय पारेख, दे आर द मतलब सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स इन द सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने हमारी तरफ से हमारा पक्ष रखा। वहाँ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 2 लाइन। इन फर्स्ट लाइन वो कहता है कि द हाई कोर्ट जजमेंट वॉज टू हार्श ऑन देम, ये बहुत कठोर निर्णय है इनके खिलाफ, लेकिन ये नहीं कहता कि गलत है, ये नहीं। दूसरे में कहता है कि जो द पिटिशन ऑफ द आवर पिटिशन इट वाज नॉट वेल स्ट्रक्चर्ड, ये ठीक से स्ट्रक्चर्ड नहीं थी, मतलब ना इधर की बात ना उधर की बात। तो कोर्ट्स की हालत ये है कि वो कब कैसा फैसला दे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस वाले इश्यू पर जाएंगे। हमारे जो वकील लोग हैं उनसे बातचीत हुई है। मेधा वहाँ आई थी जोशीमठ कुछ दिन पहले, वो भी गई हैं, वकीलों से बातचीत कर रहे हैं, ये सब भी चल रहा है। उस रास्ते को हमने छोड़ा नहीं है, लेकिन सोनली आप कोर्ट्स पर निर्भर हो जाएं, ये लगता है कि कई बार जो है वो अपनी आंखें जो है जो कानून की पट्टी बंधी हुई है आँखों में कानून के, उसमें तो वो देखते नहीं हैं कि सही और गलत का, उसमें कई बार बहुत खराब तरफ लोग निर्णय चले जा रहे हैं। तो इसीलिए असली लड़ाई तो सड़क की लड़ाई है, तो उन पर दबाव बना सकती है सरकारों पर। तो हमारा थोड़ा सा भरोसा इस पर ज़्यादा है। एक चीज हम आपसे जानना चाहते हैं, आप जो बोले ना मानागड़ा वाज द लास्ट विलेज, यस, क्योंकि थोड़ा नॉस्टैल्जिया है, मैंने उधर चाय पी के भी आया। अच्छा, और फिर पुल पार कर, अब लास्ट नहीं है, फर्स्ट हो गया। वो कैसे फास्ट हो गया? बोर्ड में और वो फास्ट हुआ, वो क्या हमारा प्रयागराज जैसा ऐसा बना दिया गया, मुगल सराय को चेंज करके ऐसा बोर्ड लगा दिया गया ना? ऐसा कोई खास बात है फास्ट बनाने का, फास्ट विलेज बनाने का लास्ट विलेज को? क्योंकि ये पुराना नॉस्टैल्जिया है मानागड़ा, ये आप सुनना चाहते हैं। दूसरा, आपने बहुत सही बताया, लेट अस नॉट डिपेंड ऑन द कोर्ट। कोर्ट का फैसला एक बार आ गया तो ये लोग का सुविधा होता है। आपका जो संघर्ष हो रहा है, लेट अस आल्सो हेल्प आवर हैंड to your struggle, because it is our struggle also. You are very correct. Thank you. नहीं तो वो तो बोर्ड लगा है सिर्फ, क्योंकि जो अभी उन्होंने केवल एक बोर्ड चेंज किया है। जो पहले लिखा था जिस बोर्ड पे कि लास्ट विलेज ऑफ द इंडिया माणा गांव, नाउ इट हैज़ बीन चेंज टू द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया माणा गांव। दिस हैज़ बीन चेंज, नथिंग, ना कोई नया कुछ बना वहाँ, ना कोई नई योजना आई, कुछ नहीं। आई डोंट, हम भी नहीं समझे कि क्या मतलब। शायद उत्तराखंड में वोट थी या कुछ, हाँ, वोट आया होगा शायद। इससे केवल एक फील आ रहा है लोगों में कि हम अब फर्स्ट हो गए। Can you pressurize on the local people regarding if you can stop the helicopter service, because it is very harmful for the nature. But the local people are not responsible for that. The government policy is so, and government policies are dependent on the people who have the money power, and they are pressuring for this to the government, and government is, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। नहीं, हम बोल रहे हैं कि कोई आंदोलन हो सकता है क्या? हाँ, आंदोलन लोगों ने किया, केदारनाथ इलाके में लोगों ने इसके लिए लड़े कि हेलीकॉप्टर सर्विस बंद होना चाहिए। हाँ। लेकिन सरकार इसको सुनती नहीं है। इस पर लोग कोर्ट में भी गए हैं, अभी दोबारा से भी गए हैं। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो उत्तराखंड में हम आजकल बहुत सारे इश्यूज हमें सुनने को मिलते हैं, न सिर्फ गढ़वाल से, कुमाऊं से भी मिलता है। आपने जैसे समझाया कि जहाँ पे मान लीजिए जोशीमठ के लोग, वहाँ जो भी हो रहा है, उनको जो दिख रहा है उसका विरोध वो कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो स्टेट है, राज्य है, वहाँ पे क्या हो रहा है? मान लीजिए जोशीमठ में जो हो रहा है उसका कोई विरोध क्या मुक्तेश्वर में देखने को मिलता है, पिथौरागढ़ में मिलता है? ये एक सवाल है। दूसरा यह है कि ये लास्ट जो बजट था, इससे
इससे पिछले साल की जो बजट पेश की गई थी वहाँ पे बॉर्डर विलेजेस के बारे में एक जिक्र हुआ था और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया था। कहा गया कि इसमें हम लोग देखेंगे और इसके बारे में कुछ करना चाहिए। उत्तराखंड इज़ अ बॉर्डर स्टेट और काफ़ी सारे, जैसे आपने एक गांव की जिक्र किया, ऐसे काफ़ी सारे गांव हैं। आपको कोई चेंज इसमें नज़र आया है ये जो बजट प्रपोजल के बाद से? कोई कुछ आपको दिखा है बदलते हुए वहाँ पर? हाँ, तो पहली बात जो आप कह रहे हैं कि जो जोशीमठ में हो रहा था, क्या उसका रेजोनेंस या उसकी प्रतिक्रिया बाकी राज्य में कहीं हुई? तो हुई, क्योंकि ये इतना बड़ा मूवमेंट हो गया कि फिर लोगों को देहरादून में, पिथौरागढ़ में या हल्द्वानी में, बल्कि हल्द्वानी में तो क्योंकि एक और किस्सा हो रहा था जो कि पूरे देश में हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है कि वो लैंड जिहाद के नाम पर सरकार कह रही है कि जो है वन भूमि में जो है जो गुजर है उन्होंने कब्जा कर लिया है, जबकि वो वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। तो वहाँ हल्द्वानी में उसी समय में रेलवे कॉलोनी एक है जिसमें कि अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, उनको उजाड़ा जा रहा था। तो वहाँ हल्द्वानी के लोगों के पक्ष में हम लोगों ने यहाँ जोशीमठ से बयान दिया और वहाँ हल्द्वानी के लोगों ने हमारे पक्ष में वहाँ जो है आंदोलन प्रदर्शन किया। तो ये पूरे उत्तराखंड में ही लगभग, बल्कि यहाँ कलकत्ता में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, दिल्ली में जंतर मंतर पर, उत्तराखंड में भी लगभग जो है सभी जो बड़े शहर हैं या छोटी जगहें हैं वहाँ लोगों ने जोशीमठ को लेकर के सवाल उठाया, बोला। तो और दूसरा बात जो आप कह रहे हैं कि बॉर्डर एरिया वाला जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान है, तो वो जो है बहुत समय से ये पॉलिसी रही है कि बॉर्डर एरिया को जो है सरकार डेवलप करेगी, लेकिन जो है हो ये रहा है कि बॉर्डर का जो इलाका है, जैसे माणा हम कह रहे हैं, तो अगर आप माणा कभी गए हो तो आपने देखा होगा पहले जो माणा गांव में लोगों की रहने की वो थी वो खत्म हो गई। अब बहुत कम लोग वहाँ गांव जाते हैं। नीति दूसरा बॉर्डर विलेज है, वहाँ जो है वहाँ से पलायन हुआ है, बहुत कम लोग अब गांव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो है जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। पानी, बिजली, नेटवर्क कनेक्टिविटी। अब तो खैर सरकार अब जब जो है गांव खाली हो गए हैं तब वहाँ जो है अभी ये जो मोदी जी का वो है कंपनी जियो, उसका टावर लग रहा है, तो ये सब जा रहा है। लेकिन जो है अब जबकि गाँव की हालत ख़राब हो गई। गांव जो है तभी बचेगा बॉर्डर एरिया जब वहाँ स्वास्थ्य होगा, वहाँ शिक्षा की सुविधा होगी, वहाँ कनेक्टिविटी होगी, ये सब चीज़ें होंगी तो अपने आप लोग वहाँ जाएंगे। रोजगार की अगर वहाँ व्यवस्था हो, उत्तराखंड आंदोलन में जिस आंदोलन के हम लोग हिस्सा रहे, उस आंदोलन की मुख्य मांगे थी जल, जंगल, जमीन और रोजगार का सवाल। लेकिन जो है आज के दिन पे चाहे वो जल हो, चाहे जंगल हो, चाहे जमीन हो, ये सब पर जो है संकट है। और अभी तो वहाँ जो है बेरोजगार लोग आंदोलन में हैं, आपने सुना होगा उन पर लाठियाँ भी बरसी। और वही बेरोजगार लोग न सिर्फ अपने रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि भूमि का हमें नया कानून चाहिए, ताकि जो उत्तराखंड में भूमि पूंजीपति सैकड़ों की एकड़ के उसमें खरीद ले रहे हैं, सरकार ने कोई कैप नहीं रखा कि आप जाइए जितनी मर्जी ज़मीन वहाँ खरीद लीजिए। तो इसको लेकर के कानून की बात वहाँ हो रही। तो जब तक ये वाला जो बेसिक जो लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, तब तक जो है बॉर्डर के जो इलाके हैं वो उनको आप भर नहीं सकते। अभी तो नया पहलू अभी आप देखेंगे, जो डॉक्यूमेंट्री आप देखने वाले हैं, भले मैंने देखी नहीं है, लेकिन जो है उत्तराखंड के 2000 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जो खाली हो गए हैं, यानी कि घोस्ट विलेजेस उनको कह दिया गया, भूतहा गांव, यानी वो आदमी नहीं रहते, भूत रहते हैं, घोस्ट रहते हैं, ऐसा सरकार कह रही है। और सरकार ने एक नया आयोग वहाँ बनाया है, पलायन आयोग। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी जो है पलायन एक बड़ा सवाल था, लेकिन तब घोस्ट विलेजेस नहीं होते थे। आज के दिन पर राज्य बनने के बाद घोस्ट विलेजेस हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं, जब तक आप जो है बेसिक वो नहीं लोगों को देंगे तो गांव खाली होंगे। अब बॉर्डर वाले इलाके अगर खाली होंगे तो देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। और जहाँ जहाँ खाली हो रहे हैं वहाँ आप देखें, अरुणाचल में चीन जो है नया गांव बसा दे रहा, तो ऐसा हो जाएगा फिर उत्तराखंड में। जो हम सब अभी मौजूद है, कोई भी वक्तव्य के आखिर में एक टेक होम मैसेज होता है ना, तो आप वो टेक होम मैसेज हम लोगों को क्या मतलब देना चाहते हैं कि हम लोग इस तरह से इस बारे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर घर जाके क्या सोच सकते हैं या किस तरह से आपके साथ चल सकते हैं, तो टेक होम मैसेज क्या देना चाहते हैं? टेक होम मैसेज तो वही था जो मैंने जहाँ अपनी बात खत्म की कि मैंने कि ये जो चाहे हिमालय का सवाल हो,
और चाहे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित होने वाले कलकत्ता का सवाल हो, ये सारे सवाल जो है ये हम सबको उस पर बोलने की ज़रूरत है। हिमालय भी हम सबकी धरोहर है, ये प्रकृति हम सबकी धरोहर है। इसको बचाने के लिए हम सबको हाथ बढ़ाना होगा, हाथ मिलाना होगा, ज्वाइन हैंड्स टुगेदर फॉर सेविंग दिस अर्थ, सेविंग दिस हिमालय, सेविंग दिस लैंड। तो उसके लिए हम अपनी तरफ से जो जो प्रयास हो सकते हैं, अब हम तो बेसिक में ये कहते हैं कि भाई आज के दिन तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया में कोई कैंपेन हम लोग कैसे खड़ा कर सकते हैं, तो बेसिक चीज़ जो सबसे कम हम कर सकते हैं, और ज़्यादा करने में तो फिर जितना ज़्यादा हमसे हो सकता है तो उस आवाज़ को बुलंद करने की, मिलाने की और तेज करने की ज़रूरत है, ताकि सरकारों पर दबाव बने। हम वहाँ जा रहे हैं मोदी जी और वहाँ कह दे रहे हैं कि हम जो है कार्बन एमिशन का अपना स्तर कम करेंगे, लेकिन जब घर आते हैं तो फिर वो जो यहाँ कर रहे हैं तो वो दिखाई दे रहा है। तो वो जो कहने में और करने में जो अंतर है, उसको हम कैसे जो है सरकारों पर दबाव बनाएं कि वो जो कह रहे हैं उसको करें, तो ये तो हम सबके सम्मिलित स्वर से, सम्मिलित आवाज़ से ही हो पाएगा। As you were telling that this crisis is environmental as well as it's a cultural crisis. So, पुराना जो old faiths are being shattered and they are being somewhat replaced by some uniform concept of say Hindu God. So how to combat this cultural crisis along with the environmental crisis? And another thing you mentioned that this environmental crisis is not restricted to Uttarakhand alone. It's say all over India. How to consolidate this this struggle for protecting the environment all over the country? कोई रोड मैप है या नहीं? रोड मैप तो लड़ना ही विकल्प है। हम तो उसी रास्ते को जानते हैं कि मिल करके इस पर सबको बोलने की, लड़ने की ज़रूरत है, और कोई शॉर्टकट तो इसके लिए है नहीं। है तो वही कि हम सब लोग इसमें जागरूक हों, अपने जहाँ हम जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ से बोलना शुरू करें, वहाँ से आवाज़ उठाना शुरू करें, ताकि सरकारों पर दबाव बने। इसके अलावा तो कोई और ऐसा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जिस तरफ हमारी सरकारें जा रही हैं, पूंजी जिस तरफ जा रही है सरकार उस तरफ जा रही है, जो पूंजी जहाँ ले जा रही है सरकार वहाँ जा रही है। उसको ये जो बेलगाम घोड़ा है विकास का, इसकी लगाम जो है वो तो हम ही लोगों के हाथ में है, और जब तक हम इसको खींचेंगे नहीं तो ये तो सब रौनता हुआ निकल जाएगा। Are you in touch with activists at say Sikkim or Darjeeling or anywhere else? Yes, we are in touch with all the activists, and we are planning to form a platform unified all over Himalayan region. तो ये कोशिश है, और लगभग वो लोग वहाँ आए थे। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम हिमाचल, जम्मू कश्मीर वगैरह जाएं, जिसमें कि मैंने ये किस्सा पहले भी सुनाया कि बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ इसी आपदा के समय में, जब हमारा जोशीमठ में आंदोलन चल रहा था। तो उसी समय में जम्मू कश्मीर में डोडा एक जगह है, तो डोडा में भी जो है इसी तरह भूस्खलन हो रहा था, लोगों की घरों में दरारें पड़ रही। तो डोडा में जो है जो टीवी कैमरा वाले ने किसी बूढ़े आदमी के मुंह पर माइक ले जा करके पूछा कि डोडा में क्या करना चाहिए, यहाँ तो ये सब जा रहा है। तो उस किसान ने कहा कि हम जोशीमठ की तरफ देख रहे हैं, अगर जोशीमठ के लोगों को न्याय मिला तो डोडा के लोगों को भी न्याय मिलेगा। तो हम कह रहे हैं कि हम जोशीमठ के न्याय के लिए तो लड़ रहे हैं, हम डोडा के न्याय की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर जोशीमठ में न्याय मिलेगा तो डोडा वालों को भी मिलेगा, उनको भी हौसला मिलेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सब लोग मिलकर, डोडा वाले लोग आए थे, जम्मू कश्मीर वाले लोग जोशीमठ आए थे, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्लेटफॉर्म बनाने की, कि ताकि जो है ये जो संघर्ष है ये टुकड़े टुकड़े में अलग अलग ना हो, यूनिफाइड एक कुछ बात इसमें बने। बहुत बारीकी से समझाया कि ये जो फेथ को एक किस्म से डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, जो एक फियर इन्वोकिंग गॉड है उसको रिप्लेस कर रहे हैं एक गॉड के साथ जिसके साथ आपका दोस्ताना था। तो जिन लोगों का था उन लोगों में से कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है लोकली के हमारा जो पुराना वाला गॉड था जिसको हम क्वेश्चन कर सकते थे, जिससे मतलब यार दोस्त जैसा संबंध था, उसको आप एक मूर्ति के साथ रिप्लेस कर रहे हो, ये हम होने नहीं देंगे। मतलब इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऐसा कुछ आपको दिख रहा है आपके कम्युनिटी में? ऑर्गेनाइज्ड वे में तो नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ स्वर है, लोगों का भाव है, तभी मैं उसको प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर बातचीत हो रही है। जैसे जहाँ अभी मोदी जी गए थे माणा गाँव, तो वहाँ जाकर के उन्होंने कुछ बातें कही और कुछ
ऐसा ही उनके कल्चर को लेकर के भी कुछ बातें हुई और मेन स्ट्रीम कल्चर से उसको जोड़ने की बात हुई। तो उन्हीं के बीच में से जो एसटी जो कम्युनिटी है, जो ट्राइब्स हैं, जो भोटिया जनजाति हमारे यहाँ उनको कहते हैं, तो उन्हीं के बीच में से बात आई है कि हमारा कल्चर अलग है, हमारा जो वो है वो एक अलग हम इथोस हमारे हैं। तो उनके बीच में से बात आ रही है। और हमारे यहाँ भी जो बाकी जो सवर्ण जो हमारे वो है कम्युनिटी, वहाँ भी लोगों के बीच में इस बात को लेकर के चर्चा है। तो ये है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज वे में अभी नहीं है, ये बात जरूर। आपने जैसे कहा कि हमें हर स्तर पे ये करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, तो एक तो बात आती है कि पॉलिटिकल संघर्ष का, क्योंकि आज के दौर में हम जितना भी ये करें तौर तरीकों से लड़ने का कोशिश करें, एक तो है कि जिसके हाथ में लाठी है उसी की रेस हो जाती है, वो वाली बात हो जाती है। तो जैसे भारत में आज क्योंकि एनवायरमेंटल क्राइसिस है पर एक प्लेटफॉर्म नहीं है, जैसे ग्रीन पार्टी विदेश में है, यहाँ पे उसका एब्सेंस हमको दिखाई पड़ता है। तो पॉलिटिकल स्तर पे क्या किया जा सकता है, मतलब पॉलिटिकल स्तर पे भी आप कोशिश कर रहे हैं क्या? वो असल में जो है, जब आपका सवाल जो है इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, उस पर जनता का दबाव बनने लगता है, तो निश्चित तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज भी उसको जो है उस इश्यू को टेकअप करती हैं। अभी जैसे मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में, जबकि उत्तराखंड राज्य निर्माण की जो मांग है उसके बनने में जल जंगल जमीन के सवाल सबसे प्रमुख सवाल थे, लेकिन वो कभी भी वहाँ के पॉलिटिकल सवाल नहीं बने। यानी कि इन सवालों पर कोई चुनाव नहीं होता है कि अगर कोई पार्टी कहे कि हम आपको जंगल का अधिकार दे देंगे, आपको जमीन का अधिकार दे देंगे, आपके पानी पर अधिकार दे देंगे, तो वो पार्टी चुनाव जीतेगी, ऐसा नहीं था। लेकिन अब जो है इस समय में, पिछले 2-3 सालों में जो भूमि का सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर भूमि वहाँ पूंजीपति हड़प चुके हैं, ले चुके हैं, और बड़े होटल वाले, बड़े बिजनेस वाले वहाँ आ रहे हैं उत्तराखंड में और सारी ज़मीन ले जा रहे हैं। तो ज़मीन जो है पहले भी उत्तराखंड में कम थी, क्योंकि वहाँ तो 65% तो फॉरेस्ट लैंड है, बाकी बचा जो 35% है उसमें जो खेती लायक ज़मीन है वो 5% में भी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ जो है बमुश्किल जो खेती के लिए एक परिवार के पास 600 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा लैंड नहीं। तो ये जो क्राइसिस है, लैंड का क्राइसिस, इसने ये दबाव बनाया है इस समय। मैं कह रहा हूँ कि जो बेरोजगार लड़के हैं वो अपने रोजगार के लिए तो लड़ ही रहे हैं, क्योंकि वहाँ जैसा मध्य प्रदेश में व्यापम है, तो हमारे यहाँ भी कुछ है जिसने जो है लोगों की नौकरी छीन ली, पेपर लीक हो रहा है, लगातार जितने पेपर होते हैं वो पेपर लीक हो जाता है या बैकडोर एंट्री हो रही है। तो इसको लेकर के बेरोजगार लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि भूमि का कानून भी बनना चाहिए। यानी कि एक स्वर में जहां बेरोजगार आदमी कह रहा है कि मुझको रोजगार चाहिए, दूसरी तरफ वो ट्विटर पर लिख रहा है कि भूमि का कानून भी बनना चाहिए। तो जब ये सवाल जो है बड़ा सवाल हो जा रहा है, तो निश्चित तौर पर अब भाजपा भी इस पर बात कर रही है, कांग्रेस के लोग भी इस पर बात कर रहे हैं, और हमको बिल्कुल विश्वास है कि जो 2024 का चुनाव होगा लोकसभा का उत्तराखंड में, तो वहाँ ये भूमि का सवाल है, प्रमुख सवाल हो जाएगा, पर्यावरण का सवाल प्रमुख सवाल हो जाएगा। तो ये तब होता है जब जनता में उसको लेकर के एक मैंडेट बन जाता है। तो अगर हम लोग ऐसा मैंडेट बना दें कि भाई पर्यावरण का सवाल, धरती को बचाने का सवाल, जमीन को बचाने का सवाल प्रमुख सवाल है, तो निश्चित तौर पर वो पॉलिटिसाइज भी होगा, पॉलिटिकल इशू भी बनेगा। One thing I am asking you to carry on the court cases, how you get your fund, how are you funded? So it's a very important thing. Yes, And sir, it is. Secondly, I would like to suggest, I don't know whether it is practically possible or not, that all who are sympathizers, we can give signature, we can make a signature Campaign, yes, yeah, of course. Constantly write in Facebook, in other social medias about this problem. That will be very helpful. ये ठीक होगा। और जहाँ तक कोर्ट केसेस के लिए, तो हम लोगों ने कुछ क्राउड फंडिंग किया था, थोड़ा बहुत कुछ पैसा हम लोगों की जो संघर्ष समिति है उसके पास आया है, तो उसमें उत्तराखंड में और उत्तराखंड के बाहर के लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया, तो लगभग 6-7 लाख रुपया हमको मिला है। तो उसी में हम कोर्ट केसेस से लेकर बाकी चीज़ों के लिए करेंगे, और फिर समय समय पर हम ऐसी अपील करते हैं, थोड़ा बहुत लोग देते हैं तो उसी से काम चल रहा है। और ये जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए या सिग्नेचर कैंपेन के ज़रिए हम लोग
इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अगर इसको शुरू किया जाए, यहीं से भी शुरू किया जाए तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। I think we are running out of time, so with great thanks to Atul ji for being with us. Or let's also remember that all hope is not lost. The struggle is going on, and Niyamgiri had shown us a glimmer of hope, where there was also a question of faith, and the people there, the Gram Sabhas, had stopped the bauxite mining juggernaut, and they had shown the way. So let us also hope that Joshimat Bachao Sangharsh Samiti and other comrades who are on the ground, they will be able to clinch this fight, and not only for Joshimat but for all of us everywhere, not just for the Himalayan region but for all of us everywhere. So thank you very much. Thank you so much for being with us. Thank you. Give him a big hand.